गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है कि आईवीएफ का मतलब कि डोनर एग लिए या डोनर स्पर्म लिए। हमने आगे की वीडियोज में तो क्लैरिफाई किया, एक बार दोबारा बताओ आईवीएफ का मतलब डिफॉल्ट क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि क्या आईवीएफ के कारण भविष्य में फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है? आईवीएफ में क्या खाने की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या ज़्यादा खाना चाहिए? आईवीएफ में मेडिसिन में सप्लीमेंट्स कौन कौन से देते हैं मेल को और फीमेल को? अच्छा, किसी फीमेल को आईवीएफ के टाइम पे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है तो करवा सकती है। फाइब्रॉइड, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो हर किसी फीमेल को अगर आईवीएफ करवाना है तो उसके पहले फाइब्रॉइड निकलना पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे आईवीएफ से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स के बारे में। ये हमारा आईवीएफ सीरीज में लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इनफर्टिलिटी में। तो सपना ये बताओ, अगर किसी पेशेंट का एक आईवीएफ फेल हो जाता है जी, तो क्या उसको दोबारा प्रेगनेंसी नहीं रोक सकते आईवीएफ से? अगर एक बार आईवीएफ अगर फेल हो जाता है तो उसमें हमको जो आईवीएफ हुआ है उसको थोड़ा सा हमको माइन्यूटली जज करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है उनके फेलियर का। तो सिर्फ सारी चीजें देखते हैं कि उनको कौन से इंजेक्शंस यूज हुए, कितने उनके एग्स बने हैं, जब हमने एग्स रिट्राइव करे तो हम कितने कर पाए, उनका एंडोमेट्रियम कैसा था, बाद में कितने एम्ब्रियोज बने, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी, कौन से दिन हमने उनको ट्रांसफर करा, डे 3 ट्रांसफर करा, डे 5 ट्रांसफर करा, लुटियल फेज सपोर्ट कैसा था, फ्रेश साइकिल थी, फ्रोजन साइकिल थी, और पेशेंट के को एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी फैक्टर्स जैसे थायराइड है या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कई सारी और भी चीजें हैं। और ये जो आईवीएफ साइकिल करी गई थी इसको प्लान करके करा गया था कि एकदम से अचानक से कर दिया गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको हमको स्टडी करना पड़ेगा और हमको कारण ढूंढना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी फेलियर का हमारा क्या कारण हो सकता है इसमें। प्लस ऐसा नहीं है कि हम दूसरी बार ट्राई नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि 2 से 3 साइकिल अगर हम ट्राई करते हैं तो आईवीएफ में लगभग 80 to 90% रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा कैविटी असेसमेंट भी कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी करके, और फेलोपियन ट्यूब असेसमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स है, पानी भरा हुआ है, तो उसके कारण भी एम्ब्रियोज नहीं चिपकते और आईवीएफ साइकिल फेल होता है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन है कि आईवीएफ का मतलब कि डोनर एग लिए या डोनर स्पर्म लिए। हमने आगे की वीडियोज में तो क्लैरिफाई किया, एक बार दोबारा बताओ आईवीएफ का मतलब डिफॉल्ट क्या होता है? आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब जो बेबी है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, बेसिकली जो स्पर्म और अंडे को मिलाने का प्रोसेस है वो बाहर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, आर्टिफिशियली हो रहा है। बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ आईवीएफ हमने कराया है। अगर वो सेल्फ साइकिल आईवीएफ है तो उसमें दोनों पार्टनर्स के ही अंडे होते हैं और पार्टनर का ही स्पर्म होता है, वो उनका ही अंडा और उनका ही स्पर्म होता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्हें कौन से टाइप का आईवीएफ कराया है। अगर डोनर ओवम लिया है तो डोनर अंडा होता है, अगर डोनर स्पर्म है तो डोनर स्पर्म होता है। बट ऐसा ये जो अवधारणा है कि आईवीएफ का मतलब किसी और का अंडा और किसी और का स्पर्म, ये टोटली रॉन्ग है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब तक लोग आईवीएफ के स्टेज पे पहुंचते हैं तब तक फीमेल्स के एग बहुत सारे कम हो गए होते हैं, और आईवीएफ के साइकिल्स में रिजल्ट्स अच्छे मिले तो डोनर एग का एडवाइस करते हैं। इसलिए लोगों के बारे में माइंड में यह अवधारणा हो गई है कि आईवीएफ का मतलब डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स, लेकिन एक्चुअली हकीकत में आईवीएफ का मतलब सेल्फ साइकिल आईवीएफ ही बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या आईवीएफ के कारण भविष्य में फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है? नहीं, भविष्य में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होती। और कई बार महिलाएं बोलती हैं कि हमको बहुत सारे इंजेक्शन लग गए, उसकी वजह से हमारा शरीर फूल गया और फूलापन आ गया, बॉडी में वजन बढ़ गया। बट ये सब जो इंजेक्शंस होते हैं इनका टेम्पररी साइड इफेक्ट्स रहता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में इसका कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे होते हैं उनमें कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो जेनेटिक टेस्टिंग अगर हो रही है किसी भी फ्रोजन साइकिल में, एफईटी साइकिल में, तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो ये बात भी, ये धारणा है टोटली रॉन्ग है। क्या आईवीएफ इंडिया में इंश्योरेंस में मिलता है, मेडिक्लेम में कवर्ड होता है? इंडिया में टिल नाउ अभी तक वो इंश्योरेंस में नहीं आया है। आईवीएफ में क्या खाने की चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या ज्यादा खाना चाहिए? वैसे भी जैसे ही एक नेचुरल प्रेगनेंसी रखने के पहले हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में बोलते हैं कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, गुड हेल्दी फैट्स और जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड कम से कम अवॉइड करना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। और प्रेफरेबली अगर हम प्लान करके करें और ये आईवीएफ की एक्चुअल साइकिल के 2 से 3 साइकिल पहले से ये सब प्रोसेस चालू करें तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है और रिजल्ट्स बनने के कुछ परसेंटेज उनके बढ़ जाते हैं।
आईवीएफ में मेडिसिन में सप्लीमेंट्स कौन कौन से देते हैं मेल को और फीमेल को? आईवीएफ में जैसे हम नेचुरल प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये हमारे 2 प्री कंसेप्शनल विटामिन हैं और दोनों ही को ही हम देते हैं। और विटामिन D तो अभी सब में डेफिशिएंट है, वो भी हम देते हैं। साथ में फीमेल की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उनकी अगर कोई थायराइड का मेडिकेशन है, ब्लड प्रेशर का है या पहले से डायबिटीज है तो उनका मेडिकेशन हमारा प्रॉपर्ली अंडर कंट्रोल होना चाहिए। एंड आप कुछ ऐड करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं। और हम लोग नॉर्मली हमारे सारे पेशेंट्स में एस्पिरिन देते हैं, खून पतला करने की गोली 150 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम पेशेंट के वजन के हिसाब से। बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं कि सर ये तो हार्ट की गोली है, हार्ट अटैक में देते हैं, ब्रेन स्ट्रोक में देते हैं, लेकिन ये आईवीएफ के रिजल्ट्स भी अच्छे करते हैं, इसको देने में कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा विटामिन ई, पेंटॉक्सीफाइलिन, सिल्डेनेफिल, एलार्जिनिन पेशेंट की कंडीशन देख के हम लोग देते हैं, लेकिन ये लेने से काफी फायदा पड़ता है। सबसे अच्छी चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो एग की और स्पर्म की एंटी ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण जो डैमेज होता है वो उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, किसी फीमेल को आईवीएफ के टाइम पे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है तो करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकते हैं। किसी को कोई एक्सरसाइज करनी है, वो लोग खुश रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। कोई फीमेल को एक्सरसाइज करनी है आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान, वो तो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करिए, हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करिए, सिंपल वॉकिंग और माइल्ड एक्सरसाइजेस। अच्छा, किसी फीमेल की पहली डिलीवरी के टाइम पे हिस्टेरेक्टोमी हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, अब उसको दूसरा बच्चा चाहिए तो वो आईवीएफ करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। इसको मैं केस के हिसाब से समझाती हूँ कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और अनफॉर्चुनेटली उनको डिलीवरी के समय या सिजेरियन ऑपरेशन के समय उनको हिस्टेरेक्टोमी करा देनी पड़ती है, मतलब बच्चेदानी निकाल देनी पड़ती है माँ की जान बचाने के लिए, जो ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। और भविष्य में अगर उनको दूसरा बच्चा प्लान करना है तो वो आईवीएफ का जरिया ले सकते हैं। बट उनके पास क्योंकि बच्चेदानी निकाल दी गई है तो उनको एक दूसरा यूट्रस लेना पड़ेगा, सरोगेट मदर लेनी पड़ेगी, बाकी अंडे उनके खुद के होंगे और पार्टनर के स्पर्म्स होंगे, तो सेल्फ साइकिल आईवीएफ होगी विद सरोगेट मदर। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइब्रॉइड, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो हर किसी फीमेल को अगर आईवीएफ करवाना है तो उसके पहले फाइब्रॉइड निकलना पड़ेगा। फाइब्रॉइड क्या होती है? गांठें होती है, बच्चेदानी की गांठें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन, एग्जैक्टली वो बच्चेदानी में कहाँ मौजूद है और उसका क्या साइज है। अगर वो लोकेशन में, अगर वो बच्चेदानी में, अगर यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, एंडोमेट्रियम जहाँ बन रही है, जहाँ प्रेगनेंसी इम्प्लांट कर रही है, अगर वहाँ पे वो इंटरफेयर कर रही है, वो गांठ बीच में नड़ रही है, वहाँ पे अड़ रही है, तो हमको निकालना पड़े। और उसकी साइज अगर 3 to 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हमको उसको आईवीएफ को प्लान करने के पहले निकालना पड़े। लेकिन अगर वो कहीं बच्चेदानी के बाहर है, बहुत छोटी सी 1 या 2 सेंटीमीटर की इंसिडेंटल फाइंडिंग है और पेशेंट को एज सच कोई ब्लीडिंग और पेन की तकलीफ नहीं है, तो हमको उसको छूने की जरूरत नहीं है। छोटे फाइब्रॉइड्स अगर 2 to 3 सेंटीमीटर हो, अगर 2 या 3 भी हो और एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हो, उसके पास नहीं हो, तो यूजुअली नहीं निकालते हैं। और वो निकालने का प्रोसेस ज़्यादा टीडियस होता है और वो निकालने के बाद ज़्यादा फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए पहले 2-3 साइकिल तो हम लोग बिना निकाले हुए ही ट्राई करते हैं। अच्छा, ये बताओ, किसी का एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गया, उसको दूसरा आईवीएफ साइकिल प्लान करना है, तो वो तुरंत अगली साइकिल में कर सकती है या कितने महीने का गैप चाहिए? 2 कंसेक्यूटिव साइकिल्स तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक फेलियर है तो फीमेल के बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स भी हाई रहते हैं। अगर उनके साथ बैठ के थोड़ा हमको काउंसलिंग भी करना पड़ता है, आईवीएफ के कारण भी ढूंढने पड़ते हैं, फेलियर के जो हमारे कारण है। तो 2 से 3 साइकिल का हमको गैप रखना चाहिए, जिसमें उनको फिर से हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल समझाना चाहिए और फिर से प्लान करके हम 2 से 3 महीने के बाद कर सकते हैं। जब आईवीएफ करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में होप बहुत ज़्यादा होती है और वो होप डिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है जिस दिन आईवीएफ बीटा एचसीजी का रिजल्ट नेगेटिव आता है। उस रिजल्ट को प्रोसेस और एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो तुरंत हम लोग नहीं बोलते। वो जो ग्रीफ रिएक्शन जैसा होता है वो टोटली बॉडी में वैसा ग्रीफ रिएक्शन होता है और उसको नॉर्मल आने में कम से कम 4 to 6 वीक्स लगते हैं। तो हम लोग मिनिमम 2 से 3 महीने का गैप एडवाइस करते हैं 2 आईवीएफ साइकिल के बीच में। अच्छा, ये बताओ कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में सीजर ज़्यादा होते हैं क्या? आईवीएफ प्रेगनेंसीज में पर से सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होते हैं ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आईवीएफ जिन पेशेंट्स में टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, नॉर्मली उन फीमेल्स की एज ज्यादा होती है,
लाइक मोर देन 35 ईयर्स। अब जैसे महिला की एज 35 ईयर्स से बढ़ती है तो उनको एडिशनल कोमॉर्बिड कंडीशंस होने शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, सूजन है, कई बार प्रेगनेंसी में 7वें 8वें महीने डायबिटीज आने लगती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। मोस्टली आईवीएफ प्रेगनेंसीज में मल्टीपल प्रेगनेंसीज ज्यादा देखने में आती है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसीज देखने में आ रही है। पानी कम हो जाना, बच्चे के आजू बाजू पानी कम होने लगता है 7वें 8वें महीने में, ओवरऑल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, ब्लड प्रेशर आने लगता है। तो ये सारे कई बार प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं जिसमें पानी कम बहुत ज्यादा हो गया या बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हमको प्री टर्म उनको बच्चों को निकालना है बाहर। तो ये सब कारणों के कारण सिजेरियन सेक्शन के रेट्स थोड़े ज्यादा देखने में आते हैं। इसके अलावा किसी फाइब्रॉइड पेशेंट में पहले मायोमेक्टोमी किया हुआ हो या एडेनोमायोसिस में एडेनोमायोमेक्टोमी किया हो या फिर सेप्टम रिसेक्शन किया हो, इन सब के कारण भी सिजेरियन सेक्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को होने वाले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे अगर बच्चा नहीं रोए, लेट रोए, मेकोनियम हो जाए, उसका रिस्क ना तो डॉक्टर लेता है ना फिर पेरेंट्स लेते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि पेशेंट एज ए फीमेल वो अपने लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस कर सकती है ताकि आईवीएफ के रिजल्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके? सबसे पहली बात तो एक पॉजिटिव आउटलुक और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्दी डाइट में हरी सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक बढ़ाना। ओवरऑल जो हमारा जो फ्रोजन प्रोसेस जो जंक फूड है, मैदा वाली आइटम है, चीनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब तो टोटली फ्राइड आइटम्स, बेक्ड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, ये सब टोटली बंद करना चाहिए। वेजिटेबल जूसेस या फ्रेश फ्रूट्स और हेल्दी फैट जैसे हमारे बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, इनका इंटेक बढ़ाइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए जिससे बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा, स्ट्रेस को कम करेगा। और एक मिनिमल 30 to 40 मिनट्स का एक माइल्ड एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग कंबाइंड विद सम हेल्दी एक्सरसाइजेस और योगा हमको इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। अच्छा, आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद नॉर्मल लाइफस्टाइल कब रिज्यूम कर सकते हैं? कब? 48 to 72 आवर्स के बाद वो नॉर्मल रह सकते हैं। माइल्ड अपना एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है, डे टू डे एक्टिविटी जो उनका वर्क है वो करना चाहिए। खाना बना सकते हैं, चल फिर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, झाड़ू पोता कचरा वासन नहीं करना है, इंटरकोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूडेंस बोलता है कि इंटरकोर्स अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अच्छा, ये बताओ आईवीएफ के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? आईवीएफ के पर से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन जो हम लोग हार्मोन्स के इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं उनकी कई बार क्या होता है, डोज बहुत ज्यादा भी देनी पड़ती है। कभी कभी अगर महिला का पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है तो टेम्परेरी उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हम बोलते हैं कि इंजेक्शन देने के बाद उनमें कुछ ज्यादा अंडे बन गए, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करके एक OHS करके बोलते हैं, जो उसका एक मेजर साइड इफेक्ट है, बट ओवरऑल बहुत रेयर है क्योंकि ओवरऑल जो आईवीएफ सेंटर्स में उनको आइडिया रहता है कि कितना डोज यूज करना है और कितना एक्सपेक्टेड हमको रिजल्ट मिलेगा, तो वो हो सकता है बट इट इज रेयर। मोस्टली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसा ही है कि अगर हम 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। उस डर से, एक्सीडेंट के डर से हम लोग 2 व्हीलर ड्राइव नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर आईवीएफ करता है वो उस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के सारे प्रिकॉशंस लेके ही करते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस के डर से आईवीएफ नहीं करवाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है जी। अच्छा, ये बताओ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आईवीएफ के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जब डायग्नोस हुआ तो वो फेलोपियन ट्यूब में है, तो उनके दिमाग में है कि वो फेलोपियन ट्यूब से दवा या इंजेक्शन से हम लोग यूट्रस में ला सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा जो प्रेगनेंसी इम्प्लांट बच्चेदानी में नहीं हुई है, फेलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो गई है, और एक बार अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है और चिपक गई है तो वापस वो बच्चेदानी में नहीं आएगी, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी। अब इसमें हमारा जो मैनेजमेंट है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मली एक जिंदा बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकता, उस प्रेगनेंसी को हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हैं और अगर इट इज लाइक एन हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक प्रेगनेंसी उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में रुक गई है और एक प्रेगनेंसी उनकी बच्चेदानी में रुक गई, तो जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में रुकी है वो नॉर्मली ग्रो कर सकती है, हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो उस वे में उनका थोड़ा मैनेजमेंट टोटली अलग हो जाएगा, हमको कपल्स को काउंसिल करना पड़ेगा, सब प्रोसीजर उसका समझाना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ही हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर था। एक प्रेगनेंसी यूट्रस में रुक गई, एक फेलोपियन ट्यूब में रुक गई, तो हम पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे और उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे? जी,
तो पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि है ना, दूसरी प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी में है उसको तो एज इट इज एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह जैसे हम हैंडल करते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमको सबसे पहले हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करना पड़ेगा। बेटर सोनोग्राफी, 3D सोनोग्राफी और ये सब के थ्रू हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि रियल में वो फैलोपियन ट्यूब्स में है कि नहीं। और एक बार अगर वो हमारा डायग्नोस कंफर्म हो जाता है तो एक सर्टेन इंजेक्शंस आते हैं जो जब हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें डायग्नोसिस के लिए बीटा एचसीजी का रोल नहीं होता है, क्योंकि वो बीटा एचसीजी यूट्रस में भी है और फैलोपियन ट्यूब में भी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो हमारा एक्चुअल मैनेजमेंट होता है वो लेप्रोस्कोपिक ही होता है। लेप्रोस्कोपी करके हम लोग सीधे उस फैलोपियन ट्यूब को निकाल दें, तभी दूसरी यूट्रस में जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी टिकने के चांसेस होते हैं। हालांकि मेथोट्रेक्सेट करके जो इंजेक्शन जिस बारे में सपना बोल रही थी मेडिकल मैनेजमेंट, वो अगर खाली फैलोपियन ट्यूब में रुकी है तो ही हम लोग देते हैं, लेकिन हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स लेके आते हैं, दूसरे कोई डॉक्टर देते हैं, उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा होता है, क्या हमको देना चाहिए, उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? देखिए, सारी ये चीजों में हमारे भी जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें हम लोग ये एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो वो सब सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उनके एज सच कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, बट उसके बारे में कोई प्रूवन स्टडीज भी नहीं है और हमको भी ओवरऑल उसके बारे में जानकारी कम है। इसलिए आप अपने, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं हार्मोनल या एलोपैथिक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है और हमारी दवाइयों का उनसे क्या रिएक्शन होगा, अच्छा खराब, हमको नहीं जानकारी, इसलिए हम लोग अवॉइड करने का एडवाइस करते हैं। इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में क्या सर्वाइकल स्टिच लेना कंपलसरी होता है? सर्वाइकल स्टिच मतलब बच्चेदानी के मुंह पे जो हम टाका लगाते हैं चौथे पांचवें महीने में। नहीं, हम लोग हमारे यहाँ पर नहीं लेते। हम लोग TVS सर्वाइकल लेंथ हमेशा मॉनिटर करते हैं और हमारा मिनिमम कट ऑफ है 2.5 सेंटीमीटर। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम लेंथ है सर्विक्स की तो ही हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेंथ है तो हम लोग सर्वाइकल स्टिच नहीं लेते। अच्छा, कौन से केस में हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं? अगर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है पहले से डॉक्यूमेंटेड, तो उसमें ऑलरेडी कैविटी साइज कम है, उसमें हर एक पेशेंट में लेंगे। अगर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है तो भी हम लोग हर एक पेशेंट में सर्विकल स्टिच लेंगे, या फिर उसका कैविटी करेक्शन किया है तो फिर हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेंगे। लेकिन रूटीन ट्विंस पेशेंट में या रूटीन सिंगलटन पेशेंट में हम लोग सर्वाइकल स्टिच नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि क्या IVF से पहली साइकिल में प्रेगनेंसी रहने की गारंटी होती है? गारंटी कोई बात की नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से कपल्स, हम अपने केस को अगर अच्छे से चूज करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन और कितने एम्ब्रियोज बने और हमारा एंडोमेट्रियम कैसा है, उस सब पे डिपेंड करता है। अगर फ्रोजन ट्रांसफर है कि फ्रेश ट्रांसफर है, तो ये सारी चीजों और सारे पैरामीटर्स पे, अगर पेशेंट और कपल्स कितने यंग है, कितने एल्डरली है, उनकी एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है, तो इन सब पे हमारे रिजल्ट्स बढ़ते जाते हैं। बट ओवरऑल ऐसा बोलते हैं कि 35 to 40% रिजल्ट्स है एक साइकिल में, और 3 to 4 साइकिल्स अगर IVF की करी जाए तो ऐसा बोला जाता है कि 100% रिजल्ट है। क्या IVF से हुए बच्चे कमजोर होते हैं, वीक होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये टोटली फॉल्स है। IVF से जो भी प्रेगनेंसीज हो रही है दे आर नॉर्मल, और इनफैक्ट ये तो और ज्यादा मॉनिटर तरीके से हो रही है। क्या होता है कि बहुत सारे IVF पेशेंट्स में प्री टर्म लेबर पेन होता है, प्री टर्म फ्रॉम होता है, 7वें महीने पे पानी गिर जाता है, या फिर सीवियर प्री इक्लेम्शिया होता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, पानी शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उन बच्चों को हम लोगों को प्री टर्म निकालना पड़ता है। 27 वीक्स, 28 वीक्स, 30 वीक्स हो सकता है। वो टाइम पे, जन्म के टाइम पे उनका वजन शायद 1 किलो हो, 1.25 किलो हो। अगर उनको अगर कुछ लोग कमज़ोर बोलते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। और चूंकि IVF में बॉडी में ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए शायद कुछ लोगों में ये ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बताओ कि IVF प्रेगनेंसीज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं क्या? वही आपने यही जवाब दिया उसका, क्योंकि जो महिलाएं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करा रही हैं वो ऑलरेडी 35 इयर्स या 40 इयर्स के आसपास है, तो उनके बॉडी में IVF भी इसी कारण से कराना पड़ रहा है क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। मतलब बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर उनके बॉडी में बहुत हाई लेवल पे होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में सूजन, प्री एक्लेम्सिया, डायबिटीज और एज फैक्टर के कारण ये सारा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, और जिसके कारण ओवरऑल बच्चों का जो वजन है वो कम होता है, IUGR है, पानी कम होना, सूजन आना, और कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज होती है। इस कारण भी बच्चे का ओवरऑल जो बर्थ वेट है वो कम रहता है। तो इस सब कारण को साथ में लेके चलेंगे तो उसके कारण जो कोमॉर्बिड फैक्टर्स है उसकी वजह से थोड़े रिस्क फैक्टर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस उसके कारण होते हैं। क्या IVF
की प्रेगनेंसी में हमको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। यही कारण है कि हमको इट इज अ हाई रिस्क एंड प्रेशियस प्रेगनेंसी, और खासतौर से अगर वो ट्विन प्रेगनेंसी है तो वो अपने आप में एक प्रेशियस प्रेगनेंसी बन गई है। उनका फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट चेकअप्स, फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट, अगर सर्वाइकल स्टिच लेने की जरूरत है तो वो हम 4th और 5th मंथ पे डिसाइड करते हैं। अगर उनके बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट है, हार्मोन सपोर्ट है, वो भी थ्रू आउट चालू रहता है। और 7th-8th मंथ में बच्चे का फीटल वेट कैसा है वो हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। और खासतौर से हमारा ये टारगेट रहता है कि मिनिमम 34 वीक्स प्रेगनेंसी के खींचने चाहिए, और बच्चे का जो वजन एक एटलीस्ट 1.5 kg से ज़्यादा हो, वो हमारा टारगेट रहता है। ऐसे तो वी ट्राई टू हम 37-38 वीक्स तक भी खींचते हैं अगर और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट पहला हमारा जो टारगेट है वो 34 वीक्स का रहता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स में आईवीएफ को अननेचुरल मानते हैं। क्या बोलोगे इसके बारे में? आईवीएफ अननेचुरल नहीं है, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल और कपल्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर से जैसे हमने आगे बात करी कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डूइंग आईवीएफ इज फेलोपियन ट्यूब फैक्टर, कि जिनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स या तो ब्लॉक है या डैमेज्ड है, तो उनके लिए यही दिस वाज द ओनली मेथड कंसीव करने का। और जैसे हमने बात करी कि किसी का बच्चेदानी अगर निकाल दिया है या बच्चेदानी खराब है या एक ही यूट्रस है और उनके अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उस तरह के कपल्स में तो आईवीएफ अपने आप में एक बून की तरह है। जिनको बच्चे कुछ भी करने से नहीं रोक रहे हैं, अगर हम उनको एक आईवीएफ से हम उनको उनका अपना खुद का बच्चा दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नेचुरल चीज़ क्या हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ है। हाँ, हालांकि प्रोसेस भगवान ने जो बनाया वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान का बनाया हुआ मॉडिफिकेशन करके अगर उनके खुद के स्पर्म्स और खुद के एग से हम लोग कपल को बच्चा दे सकते हैं, या फिर अगर किसी कपल में खुद के एग्स नहीं है तो दूसरे कपल का एग लेके और उसके खुद के हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके हम लोग उसको खुद की कोख में एक बच्चा दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नेचुरल क्या हो सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो यस अननेचुरल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो परफेक्टली नेचुरल है। तो ये था हमारा आईवीएफ के बारे में मिथ्स का एक सेगमेंट जो हमने क्लियर किया। आपको इसके बारे में कोई और भी क्वेश्चन हो तो हमको ज़रूर कमेंट्स करके मैसेज करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्ते।